आज के अध्ययन सत्र में हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में बात करेंगे, जो 1790 से 92 के बीच घटित हुआ था। सबसे पहले हम देखेंगे इस युद्ध के कारण। पहला कारण था लॉर्ड कॉर्नवालिस का टीपू के प्रति नीति या उसका दृष्टिकोण क्या था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आया, उसने यह अनुभव किया कि मैसूर राज्य के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष अनिवार्य है। यद्यपि 1784 में कंपनी के डायरेक्टरों के द्वारा अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया गया था, किंतु लॉर्ड कॉर्नवालिस का यह विश्वास था कि टीपू की शक्ति का दमन अंग्रेजी कंपनी के हितों की सुरक्षा के लिए परमावश्यक है। इस दृष्टिकोण के कारण मैसूर के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष अवश्यंभावी हो गया था। इस तरह से कॉर्नवालिस का जो दृष्टिकोण था टीपू के प्रति या मैसूर के प्रति, वह युद्ध का कारण बना। दूसरा कारण था टीपू द्वारा विदेशी सहायता के प्रयास। टीपू सुल्तान के द्वारा 1784 में अंग्रेज़ों से मंगलौर की संधि की गई थी, परंतु वस्तुतः अंग्रेज़ों का वह कट्टर शत्रु था तथा अंग्रेज़ों की शक्ति नष्ट करने के लिए कृत संकल्प भी था। इसलिए उसने विदेशी शक्तियों से सहायता प्राप्त करने का लगातार प्रयास किया। इस प्रयास में 1787 में उसने एक दूत मंडल फ्रांस भेजा और दूसरा दूत मंडल तुर्की के सुल्तान के पास कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल या कॉन्स्टेंटिनोपल, तीन नाम हैं इसके, कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल या कॉन्स्टेंटिनोपल, वहाँ भेजा, तुर्की की राजधानी। इनका जो राजदूत यहाँ से गए थे, उनका बहुत अच्छा वहाँ स्वागत हुआ, परंतु अंग्रेज़ों के विरुद्ध आश्वासन के अतिरिक्त कोई ठोस सैनिक सहायता प्राप्त न हो सकी। अंग्रेज उसकी इस गतिविधि से परिचित थे। स्वाभाविक है, इस बात से वो परेशान भी थे कि कहीं विदेशी सहायता इसको प्राप्त न हो जाए, इसलिए उसके साथ शत्रुता उत्पन्न हुई। कॉर्नवालिस निजाम समझौते से टीपू का रुष्ट होना। गुंटूर का प्रदेश राजनैतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व भी था। गुंटूर जिला अंग्रेज़ों के उत्तरी सरकार के प्रदेश को मद्रास के क्षेत्र से मिलाता था, इसलिए उनके लिए महत्वपूर्ण था। इस समय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस गुंटूर को प्राप्त करना चाहता था, फिर से प्राप्त करना चाहता था। निजाम गुंटूर को नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि निजाम के लिए समुद्र तक जाने का यह मार्ग था। निजाम अंग्रेज़ों को गुंटूर को इस शर्त पर देने के लिए सहमत हुआ कि उसके बदले में उसे मैसूर के वे क्षेत्र पुनः प्राप्त हो जाएंगे जिन्हें हैदर अली ने उससे छीन लिया था। उसने कॉर्नवालिस से सहायता मांगी। 7 जुलाई 1789 को गवर्नर जनरल के द्वारा एक कूटनीतिक पत्र लिखा गया, निजाम को लिखा गया, जिसमें ब्रिटिश सेना की सहायता का वचन तो दिया गया, किंतु उसमें कहा गया कि अंग्रेज़ों के मित्रों के साथ इस सेना का उपयोग नहीं किया जाएगा, और मित्रों की एक सूची भी भेजी कि इन मित्रों के खिलाफ इस सेना का उपयोग नहीं करना है, और उसमें जानबूझकर टीपू के नाम का उल्लेख नहीं था। इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से जो डायरेक्टरों का वचन था या डायरेक्टरों ने जो बात निर्देश दिए थे कंपनी के, उसका भी पालन कॉर्नवालिस ने किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह भी वचन दे दिया कि वह जो सहायता भेजेगा, सेना भेजेगा, उसका उपयोग निजाम टीपू के खिलाफ कर सकेगा। इस तरह से उसने जवाब दिया, या एक तरह से सहायता का वचन दे दिया, और वह क्षेत्र गुंटूर का जो महत्वपूर्ण था वह प्राप्त किया। टीपू का ट्रावनकोर पर आक्रमण। ट्रावनकोर राज्य की उत्तरी सीमा सुरक्षा के लिए 2 दुर्ग कंगानूर और आईकोटा डचों के अधिकार में थे। टीपू के बढ़ते प्रभाव को तथा उसके आक्रमण को रोकने के लिए ट्रावनकोर नरेश ने यह दोनों दुर्ग डचों से खरीद लिए, जबकि टीपू स्वयं इसको खरीदना चाहता था। टीपू इन दुर्गों को अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता था। ट्रावनकोर नरेश के इस कार्य से अप्रसन्न होकर टीपू ने ट्रावनकोर राज्य पर 14 दिसंबर 1789 को आक्रमण कर दिया। ट्रावनकोर नरेश अंग्रेज़ों का मित्र था। परिणाम स्वरूप अंग्रेज गवर्नर जनरल टीपू से रुष्ट हो गए, और इसी के कारण अंततः उन्होंने युद्ध की घोषणा भी कर दी थी।
तो ये बड़ा कारण बना, तात्कालिक कारण बना। लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा मराठों और निजाम से संधि। टीपू मित्रहीन बना रहे, उसको कोई मित्र न मिले, इसका प्रयास कार्नवालिस के द्वारा कूटनीतिक रूप से किया गया। इसलिए उसको जो दो मित्र मिल सकते थे उसमें एक थे अंग्रेज, एक थे निजाम और दूसरे थे मराठे। इन दोनों को यदि रोक लिया जाए तो टीपू को अन्य कोई मित्र यहाँ पर नहीं मिल सकता था। इसके अलावा यद्यपि फ्रांसीसियों की मदद, जो विदेशी थे, दूर से मदद आनी थी, उसी तरह से तुर्की से मदद का उसने प्रयास किया था। ये विदेशी दो शक्तियाँ थीं, इनसे भी मदद वह प्राप्त करने का प्रयास करता रहा था। तो मित्रहीन बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर उसने 1 जून 1790 को मराठों के साथ और 4 जुलाई 1790 को निजाम के साथ संधि कर ली। दोनों ने टीपू के विरुद्ध अंग्रेजों को सैनिक सहायता का वचन दिया। इसके बदले में दोनों को युद्ध में जीते हुए टीपू के राज्य के भाग दिए जाएंगे, यह स्पष्ट आश्वासन कार्नवालिस के द्वारा दिया गया। इस तरह से एक गुट टीपू के खिलाफ बन गया या बनाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, और उसमें मराठे, निजाम और अंग्रेज सम्मिलित हो गए। यह टीपू की कूटनीतिक असफलता थी कि उसने इन दोनों शक्तियों से या तीनों से शत्रुता बना के रखी। कम से कम अंग्रेज़ों से शत्रुता करनी थी तो 2 मित्र उसे निजाम के रूप में और मराठों के रूप में प्राप्त करने चाहिए थे, लेकिन यह तैयारी अंग्रेज़ों ने कर ली और इसी के कारण ये बहुत बड़ा कारण बना जिसके कारण टीपू का पतन हुआ। टीपू की मराठे और निजाम से शत्रुता, बल्कि उल्टे उसने इनके साथ शत्रुता कर ली थी। टीपू ने मराठों को सालबाई की संधि के लिए दोषी ठहराया। मराठों ने द्वितीय युद्ध में टीपू का साथ छोड़ दिया था। इसी प्रकार निजाम ने भी उसका साथ छोड़ा था। 1785 में निजाम और मराठों दोनों पर टीपू ने आक्रमण किया। उसने मराठों की चौकी नरगुंड पर आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। मराठों और निजाम ने दोनों ने मित्रता कर ली। दोनों की संयुक्त सेना ने टीपू को पराजित किया। जब मराठों की विजय स्पष्ट दिखाई देने लगी इस युद्ध में, तब अंग्रेजों ने बड़ी कूटनीतिक ढंग से उनको मदद पहुंचा दी। पुणे एक सेना भेजी थी। इस तरह टीपू इन तीनों से, अंग्रेजों, निजाम और मराठों से रुष्ट हो गया। और क्योंकि निजाम और मराठे लगातार पाला बदलते रहते थे अपने लाभ के दृष्टिकोण से, इसलिए उनसे इसने मित्रता नहीं की। जबकि ये कूटनीतिक मांग थी कि इन दोनों को तटस्थ रखना चाहिए था, यदि अपने साथ शामिल ना करे तो भी कम से कम तटस्थ रहे, लेकिन ये प्रयास वह नहीं कर सका। इन परिस्थितियों में युद्ध की पूरी तैयारी कार्नवालिस के द्वारा कर ली गई। यद्यपि कार्नवालिस अहस्तक्षेप की नीति को मानता था, किंतु वह भली भांति जानता था कि दक्षिण में यदि वह आक्रामक कार्यवाही नहीं करेगा तो टीपू अंग्रेज़ों को समाप्त कर देगा, क्योंकि वह उसका कट्टर शत्रु था। इस बात से वह भली भांति परिचित था। इस कारण से उसने कंपनी की जो नीति थी, डायरेक्टरों के जो निर्देश थे और कानून के रूप में भी जो पारित था, उसका एक तरह से उसने खिलाफत ही कर दिया और हस्तक्षेप किया। युद्ध की घटनाएं देख लेते हैं। 1789 में जब टीपू ने ट्रावनकोर के राज्य पर आक्रमण किया, वह अंग्रेजों का मित्र था। कार्नवालिस ने भी टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ट्रावनकोर के राजा के द्वारा लगातार टीपू के शत्रुओं को शरण दिया जा रहा था। टीपू के द्वारा मद्रास काउंसिल के माध्यम से भी ट्रावनकोर के राजा के साथ विवाद का निपटारा करने का प्रयास किया था, किंतु अंग्रेजों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था और अंततः उसको आक्रमण करना पड़ा था। और इसी आक्रमण के साथ ही अंग्रेजों ने भी टीपू के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। वह पहले से तैयारी में थे। निजाम और मराठों को भी अपनी ओर वो मिला चुके थे। इस तरह से अंग्रेजों की पूरी तैयारी थी। मैसूर पर आक्रमण के पूर्व कार्नवालिस ने इस बात की व्यवस्था कर ली थी कि मराठे और निजाम किसी भी रूप में टीपू का साथ न दें। टीपू और मराठों तथा निजाम की शत्रुता थी। हमने देखा किस तरह से युद्ध किया था टीपू ने इन दोनों के साथ, इसलिए वो वैसे भी उनसे नहीं मिल सकता था, किंतु फिर भी अंग्रेजों ने पूरी सावधानी बरती। टीपू और अंग्रेजों का युद्ध 2 वर्षों तक चला। यद्यपि निजाम और मराठों ने कम सहायता दी, परंतु यह तो निश्चित हो गया अंग्रेजों के लिए कि मराठे और निजाम टीपू का साथ कम से कम नहीं देंगे। यहीं पर अंग्रेजी कूटनीति सफल हुई थी और टीपू असफल हुआ था। अंग्रेजों की ओर से जनरल मीडोज के नेतृत्व में
आक्रमण किया गया जो विफल हुआ। इसके पश्चात 1790 ईस्वी में स्वयं कार्नावालिस ने नेतृत्व संभाला। कार्नावालिस के द्वारा वेल्लोर और अंबर की ओर से बेंगलुरु की ओर बढ़ना प्रारंभ किया गया। मार्च 1791 ईस्वी में बेंगलोर पर कार्नावालिस अधिकार करने में सफल हुआ। मई तक अंग्रेजी सेनाएं श्रीरंगपट्टनम, जो टीपू या मैसूर की राजधानी थी, उसके 1 मील दूर अरीकेरा तक पहुंच गईं। टीपू ने बड़े साहस के साथ इसका सामना किया तथा वर्षा के दिनों में कार्नावालिस को वापस लौटने को मजबूर कर दिया। राजधानी के इतने करीब पहुंचने के बाद भी उसने साहस नहीं छोड़ा और संघर्ष किया। ये उसकी संघर्ष क्षमता को उजागर करता है, स्पष्ट करता है। 1791 ईस्वी में टीपू ने कोयम्बटूर पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया, किंतु उसकी शक्ति लगातार घट रही थी। कार्नावालिस ने श्रीरंगपट्टनम मार्ग के सभी पहाड़ी किलों पर एक एक करके कब्जा किया और उसके बाद फरवरी 1792 में वह रंगपट्टनम के किले की दीवार तक पहुंच गया। टीपू संधि के लिए विवश हुआ, उसकी पराजय हुई और इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू का आधा राज्य छिन गया, बड़ा भाग निजाम को प्राप्त हुआ। कृष्णा तथा पन्ना या पन्नार नदी के बीच का प्रदेश निजाम को प्राप्त हुआ था। यह क्षेत्र कड़प्पा से करनूल तक का था, तो एक बड़ा हिस्सा निजाम को प्राप्त हुआ था। मराठों को जो भूमि प्राप्त हुई थी उसमें मराठों की सीमाएं तुंगभद्रा नदी तक पहुंच गई थी। यह क्षेत्र धारवाड़ का इलाका था, धारवाड़ का क्षेत्र कहलाता था, जो मराठों को प्राप्त हुआ। अधिकांश भाग अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, टीपू के राज्य या मैसूर के राज्य का, जिसमें मलाबार केरल का जो तट होता है वो, दक्षिण में डिंडीगुल और उसके समीप के सभी जिले, पूर्व में बारामहल या बड़ा महल और आसपास के सभी पहाड़ी मार्ग उसमें सम्मिलित थे। ये अंग्रेजों को प्राप्त हुए, तो सर्वाधिक लाभ अंग्रेजों ने प्राप्त किया था। पूर्व का पूरा हिस्सा अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। 30 लाख पाउंड या 3 करोड़ उस समय होते थे रुपए टीपू के द्वारा युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देने का वचन दिया गया। तुरंत तो उसने दिया नहीं, किंतु वचन दिया गया। वचन भंग ना कर दे, इसलिए टीपू ने अपने 2 पुत्र अंग्रेजों के सुपुर्द किए। कार्नावालिस ने शर्त रखी कि 2 पुत्र तुम्हारे तब तक हमारे पास रहेंगे जब तक कि क्षतिपूर्ति की राशि 3 करोड़ रुपए या उस समय 30 लाख पाउंड अंग्रेजी मुद्रा में ना प्राप्त हो जाएं। ये शर्त रखी गई। जब तक क्षतिपूर्ति की राशि टीपू नहीं चुका देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के पास बंधक रहेंगे। टीपू ने समस्त युद्ध बंदियों को मुक्त कर दिया। अंग्रेजों को जो उसने बंदी बनाया था उनकी सेना का, उसको उसने मुक्त किया। अब हम समीक्षा देख लेते हैं। टीपू की इस युद्ध में पराजय हुई, ये हमने देखा। टीपू का असक्त होना। इस युद्ध में टीपू के आधे राज्य पर दुश्मनों का अधिकार हो गया। इस तरह टीपू की शक्ति अत्यंत क्षीण हो गई। उसके ऊपर क्षतिपूर्ति की बड़ी राशि लाद दी गई ताकि वह भविष्य में विशाल सेना का निर्माण न कर सके तथा बड़ा युद्ध करने में सक्षम न हो पाए। इस दृष्टिकोण से यह किया गया। टीपू का मित्रविहीन होना उसकी पराजय का सर्वाधिक प्रमुख कारण था। अंग्रेजों की जो कूटनीति थी उसके द्वारा निजाम और मराठों को उसने अपनी ओर मिला लिया था। इनकी मदद टीपू को प्राप्त नहीं हो सकी और यही उसकी पराजय के प्रमुख कारण के रूप में थी। कार्नावालिस की कूटनीति सफल रही। गवर्नर जनरल के द्वारा अपनी कूटनीतिकता का परिचय दिया गया तथा मराठों और निजाम के साथ उसने विजय किए गए विजित क्षेत्रों को बांटने का वचन दिया था, क्योंकि वह जानता था कि वह ऐसा नहीं करता तो निजाम अथवा मराठों में कोई भी शक्ति टीपू का साथ दे सकती थी। यद्यपि मराठों और निजाम ने अंग्रेजों की बड़ी मदद नहीं की थी, कोई बड़ी सहायता नहीं दी थी, किंतु यह तो निश्चित हो गया था कि वो टीपू के पक्ष में नहीं जाएंगे और यही इनकी कूटनीतिक सफलता थी। अंग्रेज ये चाहते थे, कार्नावालिस ये चाहता था कि यदि उसे निजाम और मराठों की सहायता न भी मिले तो कम से कम वे टीपू के पक्ष में नहीं जाएं, और इसमें वह सफल रहा। सहायता मिली, यद्यपि ज़्यादा सहायता नहीं मिली, किंतु कम से कम उन्होंने शत्रुता तो नहीं की। ये कार्नावालिस की सफलता थी। टीपू के राज्य पर पूर्ण अधिकार नहीं, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। इस पर कार्नावालिस की बड़ी आलोचना भी की जाती है। वह चाहता तो टीपू के पूरे राज्य पर निसंदेह
उसके राज्य पर अधिकार कर सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार थे। अंग्रेज सैनिकों में एक संक्रामक बीमारी फैली हुई थी। क्रांतिग्रस्त फ्रांस जो चल रहा था यूरोप में, उसकी स्थिति अब ठीक हो गई थी और संभव था कि टीपू को फ्रांसीसी सहायता प्राप्त हो जाती, और यह भी दिख रहा था कि इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध हो सकता है। कंपनी के डायरेक्टरों ने भी युद्ध बंद करने के निर्देश दिए थे, युद्ध न करने के, हस्तक्षेप न करने के निर्देश दिए थे। इन सब के ऊपर इस बात की कठिनाई थी कि पूरे मैसूर राज्य का विभाजन किस प्रकार किया जाता यदि पूरे मैसूर को जीत लिया जाता। कितना हिस्सा मराठों को, कितना हिस्सा निजाम को, इस बात को लेकर विवाद की स्थिति थी। अंग्रेज कितना हिस्सा रखते, और इससे बड़ा नुकसान अंग्रेजों को ये होता कि निजाम और मराठे बहुत शक्तिशाली हो जाते। ये दोनों शक्तियाँ बड़ी अवसरवादी थी। हम लगातार इसको दक्षिण की राजनीति की चर्चा करते हुए देखते आ रहे हैं कि अपने लाभ के लिए किसी भी तरफ पलट सकते थे, किसी के पक्ष में जा सकते थे। इस बात को कार्नवालिस भली भांति जानता था, इसलिए उसने पूरे राज्य का विभाजन नहीं किया या पूरे राज्य को प्राप्त नहीं किया, बल्कि आधे राज्य को ही प्राप्त किया और टीपू को कमज़ोर बनाने में अपना ध्यान रखा और अपने मित्रों को अधिक प्राप्त नहीं होने दिया। मित्र शक्तिशाली नहीं, परंतु शत्रु को कमज़ोर करने में कार्नवालिस सफल हुआ था, जैसा कि उसने स्वयं कहा था। युद्ध के पश्चात संधि के समय कार्नवालिस की यह दुविधा थी कि वह क्या निर्णय करे। भगवान से उसने प्रार्थना भी की थी कि वह क्या करे, उसको स्पष्ट नहीं हो रहा था। उसकी दुविधा स्पष्ट थी कि वह पूरे राज्य को अपने राज्य में मिला ले, और जब मिलाने का फैसला करे तो वचन दे चुका था कि निजाम और मराठों को वह हिस्सा बांटेगा। कितना हिस्सा, कौन सा हिस्सा, इस दुविधा के कारण उसने अंततः जो फैसला किया उसका उसने समर्थन किया, और एक हद तक ये सही भी था। संधि के अनुसार निजाम एवं मराठों को बड़ा हिस्सा देना पड़ता, इससे मराठे एवं निजाम शक्तिशाली हो जाते। राज्य के बंटवारे की समस्या भी थी, किंतु वह टीपू को कमज़ोर करना चाहता था। इस कारण उसने टीपू के राज्य के महत्वपूर्ण हिस्सों पर कब्जा करना उचित समझा। क्षतिपूर्ति की एक बड़ी राशि 30 लाख पाउंड या 3 करोड़ रुपए उसके ऊपर लाद दी, और जब तक उसे न चुकाए तब तक उसके 2 पुत्रों को बंधक बना लिया। इस प्रकार उसने युद्ध में सहयोगी अपने 2 मित्रों को, जो कभी भी फिर से उसके शत्रु हो सकते थे, अंग्रेजों के शत्रु हो सकते थे, क्योंकि ये बार बार पलट जाते थे। एक ही युद्ध में कई बार निजाम पलट चुका था। मराठे भी लालची थे, कभी भी पैसे के लालच में वो किसी के पक्ष में जा सकते थे। इसलिए अपने दोनों सहयोगियों इस युद्ध में, या इस युद्ध के दोनों मित्रों को, जो कभी भी शत्रु फिर से बन सकते थे, उन्हें अधिक शक्तिशाली नहीं होने दिया, अधिक क्षेत्र, अधिक लाभ उनको प्राप्त नहीं होने दिया, किंतु शत्रु टीपू को कमज़ोर भी कर दिया। एक तो उसका आधा राज्य छीन लिया और 3 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति उस पर लाद दी, 30 लाख पाउंड की, और उसके 2 बच्चों को बंदी भी बना लिया। अपने अंग्रेज जो बंदी थे उसको छुड़वा भी लिया। इस तरह कार्नवालिस कूटनीतिक रूप से सफल रहा। उसने लिखा, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। ये उसका निष्कर्ष था, और उस परिप्रेक्ष्य में, उस काल की स्थिति में यह सही भी था। यद्यपि ऐसा न करके पूरे राज्य पर कब्जा भी किया जा सकता था, और यह भी वो कर सकता था कि कम हिस्सा निजाम और मराठों को देता। संभव था इसके बाद उनके साथ भी इसका युद्ध हो सकता था, किंतु उनका बड़ा शत्रु समाप्त हो चुका था। तो इसलिए उसकी बात को बहुत सारे इतिहासकार सही स्वीकार करते हैं, और कुछ इतिहासकार उसकी कटु आलोचना करते हैं कि तृतीय युद्ध के बाद ही पूरे टीपू का राज्य समाप्त हो सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया और नहीं करके भूल की।